हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इमेजिनेशन एकेडमी। यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम डिस्कस कर रहे थे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो वहाँ कुछ टॉपिक रह गया था, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक। तो आपको मैंने हीट इंजन बताया था और हीट पंप बताया था और उसकी इफ़िशियंसी सीओपी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी हमने कैलकुलेट की थी। तो आज हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इसको छोड़ के गए तो पक्का मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर तो गए आपके। तो आप ये टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते और ये टॉपिक डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएगा और ये टॉपिक कई बार आ चुका है, गिनती नहीं है कितनी बार आ चुका है। तो आज हम देखेंगे क्या कि यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है जो आपको नोट में दिखेगा। ये 2 पॉइंट 2 केस है, तो वो हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जब मैंने आपको एफिशिएंसी निकलवाई थी किसकी हीट इंजन की, तो मैंने बताया था कि ये आइसोथर्मल एफिशिएंसी की मतलब एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। तो 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 हमने निकलवाया था। तो वो सिंगल हीट इंजन के लिए मैंने निकलवाया था। तो यहाँ कह रहा है कि 2 रिवर्सिबल हीट इंजन हैं। तो आप देख रहे होंगे 2 रिवर्सिबल हीट इंजन हमने यहाँ बना रखे हैं। देखिए आप 2 रिवर्सिबल हीट इंजन T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहे हैं ये, और बीच में T3 लगा हुआ है। ये T2 है, ये T2 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये T1 जो है, ये T1 जो है और T2 के बीच में ये T3 एक रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर है। और ये E1 और E2 2 रिवर्सिबल हीट इंजन आप कार्य कर रहे हैं। तो जब मैंने आपको हीट इंजन पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। तो 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 होती है, कुछ ये बताया था। और क्या बताया था कि ये क्या होता है 1 माइनस के Q2 अपॉन के Q1 होता है, ये भी बताया था मैंने। और क्या बताया था, और बताया था कि आपका W अपॉन के Q1 होता है, ये भी बताया था। W अपॉन के Q1 होता है, या W नेट अपॉन के Q1, या Q नेट अपॉन के Q1 होता है। तो यहाँ से यहाँ इतना पढ़ने के बाद मैंने आपको हीट पंप की सीओपी निकलवाई थी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकलवाई थी। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ रखा है। और ये 2 केस है, ये 2 केस में देखिए आप क्या कह रहा है कि इफ 2 रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर क्या T1, T2 एंड T3। तो वही बनाया गया है यहाँ पे कि कह रहा है कि दो हीट इंजन है और थर्मल रिजर्वायर T1, T2 और T3 के बीच में कार्य कर रहे हैं। तो एज सो इन द फिगर क्या है कि T1 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है क्या T3 से। तो T2 यहाँ बना लीजिए क्योंकि ये T3 से बड़ा है, और T3 यहाँ बना लीजिए। ठीक, T3 यहाँ बना लीजिए। अब बात समझ में आ गई होगी कि T1, T2 और T3, T1 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T3 से। मतलब ये थर्मल रिजर्वायर T1 किससे बड़ा है, थर्मल रिजर्वायर T2 से, और T2 थर्मल रिजर्वायर किससे बड़ा है, तो T3 से बड़ा है। तो पहला केस में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही, क्वेश्चन ये आता ही है और ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा सिंपल सा, 2 टेम्परेचर दे देगा, कहेगा कि T2 ज्ञात करो इंटरमीडिएट टेम्परेचर, या आपको T2 दे देगा तो कहेगा कि बोथ इंजन वर्क जो है, वर्क आउटपुट वो क्या है इंजन का सेम है, तो उसका T2 निकालो। तो वहां तक अभी हम बात नहीं लाते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये 2 रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेटिंग है, थर्मल रिजर्वायर T1, T2 एंड T3। T1 ग्रेटर है T2 से और T2 ग्रेटर देन है T3 से, और ये बिलो शो किया गया है ये हीट इंजन में। ठीक, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन में हीट इंजन कार्य कर रहे हैं।
तो अब पहला जो केज है वो क्या कह रहा है, इफ द इफिशियंसी इज सेम फॉर द इंजन, अगर दोनों इंजन की इफिशियंसी क्या हो, सेम हो। तो देखिए दोनों इंजन की इफिशियंसी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो इस इंजन की इफिशियंसी सिग्मा 1 और इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 की इफिशियंसी क्या है, तो 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 है, यही है ना, T2 अपॉन के T1 है, और ये 1 माइनस के क्या है कि T2 यहाँ है तो ये T3 अपॉन के क्या है, T2 है। ठीक, दोनों की इफिशियंसी हम बराबर कर दिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर हम फर्स्ट इफिशियंसी निकालना चाहें हीट इंजन की, थर्मल इफिशियंसी निकालना चाहें, अगर इस इंजन की निकालना चाहिए T1 से T2 के बीच में, अभी इसको भूल जाइए आप, इसको आप भूल जाइए, बस इस हीट इंजन पे आप गौर फरमाइए। और ये अगर दो पहले हीट इंजन ये हो, अगर पहला हीट इंजन ये हो, पहला मान लीजिए इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक, तो ये पहला हीट इंजन हो और क्या हो कि ये T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहा हो, तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस के T2 अपॉन के T1। पहली बात ये समझ में आ गई। अब इस दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर हम निकालें, इस दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो क्या होगा, दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो देखिए T3 और T2 के बीच में कार्य कर रहा है तो 1 माइनस के T3 अपॉन के T2 होगा। अब यहाँ वर्क अगर यहाँ हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, अगर यहाँ से Q1 दिया जा रहा है और यहाँ से Q2 दिया जा रहा है, फिर ये Q2 पे जा रहा है और ये Q3 पे निकल रहा है, ठीक। तो देखिए आप यहाँ से अब क्या निकलेगा, तो QW क्या निकलेगा, W1 क्या निकलेगा, तो W1 निकलेगा Q1 माइनस के क्या, Q2, यही निकलेगा। अगर W2 हम निकालना चाहें तो Q2 माइनस के क्या निकलेगा, Q3 निकलेगा। बात इतनी सी समझ में आई, कि नहीं। तो वही कह रहा है, अगर W1 निकालना चाहें हम तो क्या निकलेगा, Q1 माइनस के Q2, और W2 निकालना चाहें यहाँ से तो Q2 माइनस के Q3 निकलेगा। तो कह रहा है कि बोथ इंजन हम कर दिए, ठीक। अगर हम इसको एक से कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, और माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो आप देखिए यहाँ क्या बचेगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए अब करना कुछ नहीं था, हम यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी हम बराबर कर देते हैं दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी से। कह रहा है इफ द एफिशिएंसी इज सेम फॉर इंजन, मतलब इन दोनों हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, सेम है, तो हम पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी किसके बराबर कर देते हैं, दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी से। तो देखिए क्या होगा, तो इसको इंस्टेंट टू हम लिखते हैं क्या, ये पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस के T2 अपॉन के T1, ये पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी हो गई। अब दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस के क्या, T3 अपॉन के क्या, T2, ये दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी हो गई। तो देखिए एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, T2 अपॉन के T1 इज इक्वल टू, दिख रहा है, ठीक है, T2 अपॉन के T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन के T2, कुछ ऐसा बचेगा। तो जब हम T2 का गुणा करेंगे और T1 का T3 से गुणा करेंगे तो ये T2 स्क्वायर हो जाएगा, T2 स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू क्या होगा, T1 T3, कुछ ऐसा होगा। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो ये T2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट T1 T3। तो ये आ गया आपका क्या, अगर दोनों इंजन की एफिशिएंसी क्या हो, कि सेम हो। जब दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी तो हम दोनों इंजन की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, T2 बराबर अंडर रूट T1 और T3। अब सोचिए कि अगर ये T1 बराबर क्या दे दे आपको, कि 5 डिग्री दे दे, ठीक, या 5 डिग्री केल्विन दे दे या कुछ भी दे दे, और ये T3 बराबर आपको दे दे कि 5 डिग्री है, 5 डिग्री ये भी दे दे, तो पूछ ले कि T2 बराबर क्या होगा,
तो आप T2 निकाल पाएंगे अच्छे से इसमें रख के। ठीक, तो वहां तक तो अभी नहीं जाते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब वहां देखेंगे कि क्या निकलेगा। अभी फिलहाल हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, अब कह रहा है इफ दी वर्क आउटपुट बोथ इंजन सेम। अब बोथ इंजन सेम वर्क आउटपुट दे रहा है, तो वर्क आउटपुट अगर सेम है, अगर वर्क आउटपुट सेम है तो क्या करना है, तो करना बस इतना है कि क्या करना है, जब वर्क आउटपुट सेम है तो W1 बराबर क्या करना है आपको, W2 करना है। बस इतनी सी बात को करनी है। तो ये क्या होगा, Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा इज इक्वल टू Q2 माइनस के क्या होगा, Q3 हो जाएगा। बात इतनी सी समझ में आई। जब हम Q2 को इधर ले जाएंगे और Q3 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 2Q2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा, ये Q1 प्लस के Q3 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब हम 2 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 2 से हटाएंगे और 2 का इसमें भाग देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कि Q1 अपॉन के Q2 क्या होता है, Q1 अपॉन के Q2 बराबर होता है T1 अपॉन के T2। ठीक, अगर Q3 अपॉन के T2 दिया है, Q3 अपॉन के Q2 दिया है, तो ये T3 अपॉन के क्या होगा, T2 होगा। तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो जहां जहां Q1 Q2 Q3 है वहां हम टेम्परेचर T1 T2 T3 रख देंगे। तो क्या निकलेगा, आपका वर्क डन निकल जाएगा सेम पे। ठीक, सेम पे वर्क निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ T2 Q2 की जगह हम T2 रखे, Q1 की जगह T1 और Q3 की जगह T3 रखे और बाई 2 किए, तो कुछ ऐसा निकला। ठीक, कुछ ऐसा निकला। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं आप तो T2 माइनस के T1 माइनस के T2 कर दीजिए इज इक्वल टू T2 माइनस के T3 कर देंगे। तो यहाँ से T2 बराबर क्या होगा, T1 प्लस के T3 होगा और यहाँ से 2 हटाएंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस के T3 अपॉन के T2 आ जाएगा। बात इतनी सी समझ में आई। अगर बात इतनी सी समझ में आ गई तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए कि जितना आप लाइक करेंगे उतना डेडिकेटेड के साथ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 केस था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 2 केस जो है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखिए आगे, अब कह रहा है कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ दिस थर्ड काइंड। जो सेकेंड काइंड ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन हम लोग पढ़े थे वो किससे रिलेटेड थी, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थी। और जो परपेचुअल मोशन मशीन PMM3 जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो बस इतना आपको, अगर एग्जाम में पूछेगा सेकेंड में PPM2 किससे संबंधित है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप याद रखेंगे। अगर पूछेगा PPM3 किससे रिलेटेड है तो आप क्या याद रखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप याद रखेंगे। देखिए, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड क्या है कि कंटिन्यूशनल मोशन ऑफ ए मूवेबल डिवाइस इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज PM3। तो जब क्या कह रहा है कि कंस्टिट्यूशनल मोशन जब होता है एक मूवेबल डिवाइस में तो वो क्या करता है, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो क्या होता है, तो PPM3 में आ जाता है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। एक और इसके बाद है आपका कि कर्नोट थ्योरम। तो कर्नोट थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद थर्ड लॉ पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी क्या होगा कि समाप्त हो जाएगा। तो अभी 15 मिनट हम लोग के पास बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।
फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ, उसके बाद लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे तभी तो। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। आप देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं। और आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप पे भोलेनाथ का कृपा बना रहे, आपको भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए, जल्दी से जल्दी आप खुशहाल हो जाएं, जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महाशिवरात्रि है आज, और कितने लोगों में तो भोलेनाथ के भक्त होंगे, तो वो तो सुबह सुबह दर्शन करके आ ही गए होंगे। तो महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक सबको शुभकामनाएं। जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, जो भी मेरी वीडियो देखता है, और जो भी इस चैनल, ये एक छोटा सा परिवार है हम लोगों का, और जो भी इस परिवार से जुड़ा हुआ है उसको महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, त्यौहार तो आता ही रहता है, और त्यौहार में एक अलग सी खुशी आती है। आप देखेंगे तो महाशिवरात्रि का इतना अच्छा पर्व है ये, जो सबके दिलों में बसा हुआ है। जय भोलेनाथ बसे हुए हैं सबके जीवन में, तो भोलेनाथ से कोई। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट जी ने बताया कि क्या होता है, कि कार्नोट जी ने बताया कि दो आइसोथर्मल होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि दो कंप्रेशन होते हैं और दो एक्सपेंशन होते हैं। ठीक, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, जब कार्नोट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे तब। तो अभी तो हम बस इतना पढ़ेंगे कि कार्नोट थ्योरम होता क्या है। तो कार्नोट क्या हो गया इसको, चलिए देखिए। कार्नोट थ्योरम, ठीक, कार्नोट थ्योरम, ठीक, कार्नोट थ्योरम REM होता है, ठीक, कार्नोट थ्योरम होता है, ठीक। तो कार्नोट थ्योरम क्या होता है, तो कार्नोट जी ने बताया कि अगर कोई हीट इंजन ऑपरेटिंग हो, क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक, अगर सिंक और सोर्स के बीच कोई हीट इंजन क्या हो, वर्किंग आवर्स में हो या वर्क कर रहा हो, और सिंक का भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सोर्स का भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये क्या कहलाता है, कि कार्नोट थ्योरम कहलाती है। क्या कहलाता है, कार्नोट थ्योरम कहलाती है। तो कार्नोट थ्योरम ने बस इतना बताया, कार्नोट जी ने, साडी कार्नोट बोलते हैं इनको, साडी कार्नोट ने बस इतना बोला। क्या बोला देखिए अब क्या बोला, कि इट स्टेट दैट all heat engine क्या करे, all heat engine, साड़ी कार्नोट ने बताया कि it state that all heat engine operating between a operating between a given constant temperature source and given a temperature source and given क्या, constant temperature sink
कांस्टेंट कांस्टेंट क्या टेम्परेचर क्या सिंक 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 ठीक सिंक none has higher efficiency than a reversible engine none has higher efficiency than a reversible क्या रिवर्सिबल इंजन। तो ये रहा कर्नोट थ्योरम। तो कर्नोट जी ने इतना बताया ठीक। तो कर्नोट जी ने जब इतना बताया, देखिए आप कर्नोट जी ने क्या बताया, इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसका सेल खत्म हो गया है। तो देखिए कर्नोट थ्योरम क्या है। कर्नोट थ्योरम है इट स्टेट दैट all heat engine operating between a given constant temperature source। तो देखिए यहाँ constant temperature source में बनाता हूँ, ये क्या हो गया सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, सोर्स हमने बना दिया। और ये क्या है, ये T1 है और इस पे हीट इंजन एक कार्य कर रहा है, यहाँ हीट इंजन हम बना दिए। और ये W हो गया और ये क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ये क्या हो गया सोर्स हो गया। सिंक हो गया, ये सिंक क्या T2 हो गया ये। तो देखिए यहाँ से Q1 हम दे रहे हैं, Q1 और यहाँ से Q2। तो कह रहा है कि इट स्टेट दैट ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन ए गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स। ये कह रहा है कि ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब इसके बीच में एक रिवर्सिबल क्या करे कि इंजन कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं, एक हीट इंजन कार्य करे, तो उन्होंने बताया कि ये कर्नोट थ्योरम होगा। अब कर्नोट थ्योरम इतना बताने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा कि कोई भी हीट इंजन दो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बीच कार्य करे तो उसका जो इफिशियंसी होता है, रिवर्सिबल इंजन का जो इफिशियंसी होता है वो 100% होता है। मतलब उससे ज़्यादा किसी भी इंजन की इफिशियंसी नहीं हो सकती। जब दो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बीच या कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच कोई हीट इंजन या कोई रिवर्सिबल इंजन कार्य करता है तो वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी 100% इफिशियंसी वाला इंजन होता है। और उससे ज़्यादा कोई भी इंजन की, किसी भी इंजन की इफिशियंसी नहीं होती है। ये कर्नोट थ्योरम में बताया गया। बाकी हम कर्नोट थ्योरम अगर पढ़ रहे हैं तो चलिए कुछ और इसके फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। और बस इतना जानिएगा कर्नोट थ्योरम हो गया। सॉडी कर्नोट ने बोला, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोसेस, जब हम वो पढ़ रहे थे कि कर्नोट थ्योरम, चलिए कर्नोट थ्योरम है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, टू आइसोथर्मल होता है, टू आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ठीक। टू आइसेंट्रोपिक, इसको हम पीवी और टीएस डायग्राम पे कैसे बना सकते हैं। अगर पीवी और टीएस डायग्राम पे बनाना चाहें, टीएस डायग्राम पे तो कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया पीवी एंड टीएस डायग्राम, इसको हम ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनता है ये। देखिए अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसोथर्मल कंप्रेसर 3 और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ठीक, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक। तो ये टीएस डायग्राम पे हो गया और ये पीवी डायग्राम पे हो गया। अगर पूछेगा कि इसका
इफिशियंसी क्या होगी, तो इफिशियंसी आप बता दीजिएगा कि इफिशियंसी क्या होती है। तो ये क्या होता है 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 होता है, ये इफिशियंसी होती है इसकी। ठीक, अगर इफिशियंसी आपको निकालनी है इसकी, तो ये क्या होता है, इफिशियंसी होती है इसकी थर्मल इफिशियंसी 1 माइनस के T2 अपॉन T1, मतलब हीट इंजन के बराबर होती है T2 अपॉन के T1। ये क्या होता है कि ये हीट इंजन के बराबर होता है। इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं या एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो पीबी डायग्राम पे कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको टीएस डायग्राम पे, इसको टीएस डायग्राम पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका कार्नोट थ्योरम, ये टीएस हो गया। ये रहा कुछ कार्नोट थ्योरम। 1 से 2 जाएंगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 जाएंगे तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 से 4 आएंगे तो आइसेंट्रोपिक क्या एक्सपेंशन, और 4 से 1 जाएंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन। यहाँ से पूछेगा कि हीट एडेड और हीट रिजेक्शन किस पे होता है, तो आपको याद रखना है कि हीट एडिशन क्या होता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन पे होता है, और हीट रिजेक्शन किस पे होता है, तो वो आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे होता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, यही पूछा जाएगा। अगर पूछेगा कि हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, तो हीट एडिशन हम किस पे दे रहे हैं, क्यू इन, किस पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन पे, और हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा है, क्यू आउट किस पे हो रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे। इतना सब पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट बच जाता है कार्नोट थ्योरम का, कि इससे इफिशियंसी कैसे बढ़ती है, इसकी इफिशियंसी कैसे घटती है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 27 मिनट की वीडियो हो गई, चलिए अब 10 मिनट और से खत्म कर देते हैं इसको आज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, कि एंट्रोपी क्या होता है। ठीक, कि एंट्रोपी क्या होती है। तो चलिए कुछ पॉइंट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट है उसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्या है भैया पॉइंट। तो कुछ पॉइंट है, आप देखिए कुछ पॉइंट है, क्या है पॉइंट में। हाँ, कुछ पॉइंट है, रिमेंबर याद रखना है इसको। क्या है पॉइंट, यहाँ नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। नोट में क्या, नोट यहाँ टी होगा ना, नोट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट में दिया है कि द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन, द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन, ऑल रिवर्सिबल क्या, हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन operating between the same temperature ठीक, operating between same temperature, labels is same, क्या, label is same। ठीक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका, याद रखना है इसको, पूछेगा कि दो रिवर्सिबल, अगर सभी रिवर्सिबल इंजन दो टेम्परेचर के बीच काम करें तो सबकी इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है कि बराबर होती है, मतलब वो 100% इफिशियंसी होगी। अगर कार्नोट थ्योरम पे कोई, कार्नोट साइकिल पे अगर कोई हीट इंजन कार्य कर रहा है दो फिक्स टेम्परेचर के बीच में, तो उसकी इफिशियंसी कोई कितना भी रिवर्सिबल हीट इंजन कार्य करे, उसकी इफिशियंसी क्या होगी कि सेम होगी। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि the effect of decreasing
डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग क्या T2 टू टू इंक्रीज टू इंक्रीज टू इंक्रीज क्या टू इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी टू इंक्रीज थर्मल क्या इफिशियंसी टू इंक्रीज थर्मल इफिशियंसी। कह रहा है कि अगर T2 को हम घटा दें, जो टेम्परेचर T2 था, यहाँ देखिए आप, हम इफिशियंसी क्या निकाले थे, तो 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 निकाले थे। अगर हम यहाँ से T2 घटा दें तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो जब यूनिवर्सली ये वैल्यू घट जाएगी, जब इसमें से भाग दोगे तो कुछ बहुत कम वैल्यू आएगी, जब एक में से घटेगा तो कुछ पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी कि बढ़ जाएगी। बात इतनी सी समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो अभी फिर से समझाएंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होगा, इज मोर देन क्या, मोर देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग the effect of increasing क्या, increasing T1 by same amount, ठीक है। ये दूसरा ये हो गया आपका क्या, दूसरा स्टेटमेंट जो कार्नोट थ्योरम पे बेस्ड है। अब तीसरा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स gives क्या, origin to internal energy and second law of thermodynamics, second law of thermodynamic leads क्या, एंट्रोपी, तो ये रहा आपका 3 स्टेटमेंट। और ये 3 स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ये देखिए आप, 3 स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। 3 स्टेटमेंट में बोला ये गया है, निकल जाए यार, ठीक है। देखिए कि जब नोट में क्या लिखा गया कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दी सेम टेम्परेचर लेवल इज सेम। क्या करें कि 2 फिक्स टेम्परेचर हम ले लें और उसके बीच में जितना भी हीट इंजन कार्य करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी कि 100% होगी, पहली बात। अब दूसरी बात ये बोला गया द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग T2, अगर हम T2 को घटा देते हैं तो इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी। क्या होता है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या करती है कि इंक्रीज कर जाती है किसकी, हीट इंजन की, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो कार्नोट थ्योरम पे बेस्ड हो। जब हम T2 को घटाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी कि इंक्रीज कर जाएगी। ये क्वेश्चन में एग्जाम आ चुका है, कि अगर कार्नोट थ्योरम की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए तो ये 4 ऑप्शन में देगा। अगर T2 को हम घटा दें, T2 को बढ़ा दें, T1 को घटा दें और T1 को बढ़ा दें, तो ये 4 ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ आपको याद रखना है कि T2 को घटा देंगे तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी कि बढ़ जाएगी कार्नोट साइकिल की, ठीक। तो T2 को जब इंक्रीज करते हैं, जब T2 को बढ़ा देते हैं, T2 को घटा देते हैं तो क्या करता है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या करती है कि इंक्रीज कर जाती है, ठीक। तो थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। और कह रहा है इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, अगर T1 को हम घटा दें या डिक्रीज कर दें तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर सेम अमाउंट में घटाएं उसको
तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि T2 घटाने पे पड़ता है। तो इसलिए जब T2 आएगा उसमें, तो T2 को आपको याद रखना है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील करता है इंटरनल एनर्जी को, ये तो आपको पता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील करता है किसको, एंट्रोपी को। अब परपेचुअल मोशन मशीन अब थर्ड काइंड रह गया, तो उसको पढ़ लेते हैं और चैप्टर समाप्त होगा। तो यहाँ इसको मिटा देते हैं पहले, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक्स, थर्ड क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उस पे जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है वो क्या होती है कि जीरो होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है कि शून्य होती है। तो यही लिखना है हम लोगों को। इट इज इम्पॉसिबल, क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल, impossible, it is impossible by any producer by any producer क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल बाई एनी प्रोड्यूसर नो मैटर हाउ आइडियलाइज, नो मैटर हाउ क्या आइडियलाइज टू रिड्यूस क्या to reduce any system to absolute zero temperature क्या करें, टेम्परेचर in a finite number of operation, finite number of operation। ठीक, ये रहा आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना याद रखना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको कि क्या करता है कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होती है कि शून्य होती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है कि शून्य होता है। तो ये याद रखना है। ये रहा आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो है आपको वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे, और एंट्रोपी खत्म, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ कार्नोट थ्योरम का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, और उसका इक्वेशन क्या होता है, एंट्रोपी से क्या हो सकता है, क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।